लेट्स सी हियर, देखें आप स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को प्रॉपर एंड सी। कल लास्ट जो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो ये था और आप लोगों को कहा था मैंने कि इसके स्टेप्स लिख के भेजने हैं मुझे। कुछ लोगों ने भेजे, कुछ लोगों ने नहीं भेजे। देख लो आप, जो लोग प्रॉपर काम टाइम टू टाइम नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, तो ये बाद में वापस मिलेगा नहीं इतना टाइम। मैंने कहा था इसके स्टेप्स बनाने हैं, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसमें सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से ये पूरा सेटअप तैयार होता है। फाइनली आपका लास्ट स्टेप जो रहेगा उसमें ये रहेगा कि ये इमर्जेंट रे आपके इंसिडेंट रे की क्या आती है, पैरेलल आती है और एक लेटरली शिफ्ट हो जाती है। वो लेटरली जो शिफ्ट होती है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये एक आपका लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इसके अंदर। बाकी इस बीच लाइट के इंसिडेंट होने से लेकर के लास्ट तक क्या हुआ, कहाँ कौन सा एंगल बना, किस तरफ बैंड हो रही है, वो सारा आपको प्रोसेस बताना है। एग्जाम में कई बार पूरा ये आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म को समझाइए, एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए इसको। तो डायग्राम के साथ इसको डिस्क्राइब करना होता है, तो बनाओ इसको। नाउ नेक्स्ट, यह आपके क्या दिख रहा है इसके अंदर, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें आप और मुझे बताएं। यहां पर लाइट आपके ग्लास के अंदर गई, ग्लास स्लैब के अंदर गई है और फिर ग्लास स्लैब से क्या हुई है, बाहर निकली है। लेकिन यहां पर लाइट जैसी आई वैसी चली गई, बेंडिंग नहीं दिख रहा इसमें मुझे। जब मीडियम चेंज हुआ तो बेंडिंग तो होना चाहिए था। यस, ये लाइट आपके मीडियम का जो सेपरेटिंग सरफेस है, जो दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, ये एयर और इधर ग्लास, तो इस सेपरेटिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर आ रही है। तो जब लाइट परपेंडिकुलर आती है तब उसे हम क्या तब उस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्शन शो नहीं होता। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मल की डायरेक्शन से रे आएगी तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है, जब लाइट कुछ एंगल पर हो, नॉर्मल पे ना हो। बस ये इसकी कंडीशन है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये उस एंगल पर आपके बैंड नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके इस चीज को ध्यान रखना है, कंडीशन है, नेचर ऑफ लाइट है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है, हम तो सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा इसके अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, वैसे ही अब आपके क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है इसमें, आपके जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा वहां होती हुई दिखाई देगी। तो वहां पर आपके पहली चीज तो आपके वही जो उसके अंदर रिफ्लेक्शन में भी थी, क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। एक ही प्लेन में कैसे होंगे आपके, अगर उन तीनों लाइन को आप किसी एक प्लेन से टच करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएंगे, आपके एक साथ टच होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों को, है ना, तीन जो रेज है आपकी, जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो इन तीनों रेज को अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये एक के पीछे एक होगी। क्लियर? क्या होगी, एक के बाद एक होगी, कहीं से भी आपको एक दूसरे से अलग नजर नहीं आएगी। अलग सेंस कि दो तो एक लाइन में दिख रही है और एक जो है वो थोड़ी सी बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं होता। तीनों क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। तो पहला तो आपको स्टेटमेंट यही याद रखना है इसमें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब वहां ये तीनों रेज एक पॉइंट पर मिलते भी हैं, तो आपको ये भी इस चीज को समझाना है इसके अंदर कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे टू द सरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच का जो सरफेस होता है उस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिलते हुए ये हमेशा एक प्लेन में रहते हैं, ऑल लाइज इन सेम प्लेन।
कंडीशन क्या है, एक तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों का कॉमन जंक्शन होगा, एक तो एक जगह से जुड़े हुए रहेंगे, ये किससे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, और ये तीनों रेज जो है वो एक प्लेन के अंदर पाए जाएंगे। ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन में बनाऊं तो ये तीनों रेज एक साथ उस वर्टिकल प्लेन के साथ क्या हो गए, टच हो गए। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट लॉ जो थोड़ा सा आपका बदल जाता है, उसमें सेकंड लॉ क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट इसमें एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके जो सेकंड लॉ है वो होता है कि एंगल आई और एंगल आर का यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट किया जाए, एंगल आई और एंगल आर का, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा वाला रेशियो लिया गया, एंगल आई और जो एंगल आर है इन दोनों को यदि साइन के साथ वैल्यू इनकी निकाली जाए, मतलब एंगल आई मान लो 30 डिग्री है और एंगल आर जो है वो आपका 45 डिग्री है मान लिया जाए, तो इन दोनों का साइन में वैल्यू, साइन आई और साइन आर निकाल लो। तो साइन आई मतलब साइन 30 हो गया और साइन आर का मतलब हो गया साइन 40, मतलब आई और आर की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, आई और आर की वैल्यू को हमने क्या किया इसमें, जस्ट अ मिनट, तो ये आपने जब साइन के अंदर वैल्यू निकाला, और ये लॉ ये कहता है कि अगर आप पर्टिकुलर एक ग्लास स्लैब आपने फिक्स रखा है, इस ग्लास स्लैब पर जो आप लाइट डाल रहे हो वो फिक्स कलर की होनी चाहिए, क्या चीज, फिक्स कलर की होनी चाहिए। मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, मतलब यहां पेयर ऑफ मीडियम फिक्स है, एयर बाहर एयर और अंदर ग्लास, तो जब पेयर ऑफ मीडियम फिक्स हो, कलर ऑफ लाइट फिक्स हो, तो आपके हमेशा साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू रहेगी, साइन आई और यहां का जो एंगल आर है इसका साइन आर आप निकाल दो, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर मैं मान लो एयर और ग्लास मीडियम सेम है, कलर का लाइट सेम है, और अब मैं मान लो इस 30 डिग्री से एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता हूं, तो एंगल आर भी चेंज होगा, लेकिन चेंज उस तरीके से होगा कि रेशियो आपका बदलेगा नहीं, रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसमें कंडीशन क्या आ गई कि अगर आपका कहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपने पेयर ऑफ मीडियम कांस्टेंट रखा है, आपने कलर ऑफ लाइट कांस्टेंट रखा है, तो आपके साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगल अगर ये कुछ बदला, मान लो 30 से आपने थोड़ा एंगल चेंज करके 35 कर दिया, तो यहां पर भी चेंज आएगा, आपके 45 की जगह ये मान लो आपके हो जाएगा 53 या 54 समथिंग हो जाएगा। तो इससे जो भी वैल्यू इसकी निकलेगी, रेशियो आपका वही आएगा, कौन सा वाला, जो पहले साइन 30 और साइन 45 में आया था। रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पेयर ऑफ मीडिया वही है, और कलर ऑफ लाइट, जो लाइट मैं डाल रहा हूं, क्योंकि देखो अलग अलग कलर की लाइट का भी इफेक्ट अलग अलग होता है, इसलिए यहां पर जिस लाइट को आप डाल रहे हो वही लाइट आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में रखना है। तो आपने एंगल चेंज किया, आई चेंज किया, आर बदल गया, लेकिन बदलाव जो आएगा वो इस तरीके का आएगा कि रेशियो बदलने वाला नहीं है। आपने और चेंज किया और आपने क्या कर दिया, 35 की जगह आपने ले लिया 45, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और ये मान लो आपकी वैल्यू हो जाती है 70। आपके रेशियो जो आएगा वो अभी भी साइन आई और साइन आर जो पहले था उस रेशियो के बराबर ही यहां वैल्यू आनी है। कुल मिला के आपके स्टेटमेंट क्या बन रहा है वो समझ लें आप। स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आर और साइन आई, क्लियर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आर, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, इनका रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कब तक कांस्टेंट रहता है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट के लिए, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और आपका जो पेयर ऑफ मीडिया है, जिन मीडियम के बीच में आप स्टडी कर रहे हो वो मीडियम आपको बदलने नहीं है।
अगर आपने मीडियम कांस्टेंट रखे, कलर ऑफ लाइट कांस्टेंट रखा, तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। 11th के अंदर बच्चों का एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। इस पे क्या कराया जाता है कि आपको एक ग्लास लैब या आपको कोई भी अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है जिसमें से लाइट पास करनी है। अब आप क्या करते हैं, इस पे इंसिडेंट करवाते हैं और फिर इससे क्या करते हैं, इसका जो भी एंगल है वो निकालते हैं। साइन आई, आपने एंगल आई मेजर किया, एंगल आर मेजर किया, करके टेबल तैयार कर लेते हो पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी 3-4 वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर भी आपके इसके करस्पॉन्डिंग में सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जब एंगल आई है तो एंगल आ रही है, एंगल आई है, एंगल आ रही है। इस तरीके से फिर आप क्या करते हो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या कांस्टेंट रखा, आपने जो डिवाइस लिया था, जो भी ग्लास स्लैब था तो ग्लास स्लैब वही, वो आप बदलते नहीं। आप जो कलर ऑफ लाइट इस पे डाल रहे थे अभी भी वही डाल रहे हो, तो वो उसमें आपने कोई चेंज किया नहीं। अब आप जब इसमें इस टेबल बनाने के बाद इनका साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकालो सब जगह। पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए निकालो, फिर यही वैल्यू सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए निकालो, फिर यही चीज थर्ड के लिए, फिर यही चीज फोर्थ के लिए। जब आप ये सब के लिए निकालोगे तो ये वैल्यू आपके क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, मतलब फिक्स आएगी, बदलेगी नहीं बार बार। जो पहले केस में आई वही सेकंड केस में आएगी, वही थर्ड केस में आएगी, वही फोर्थ केस में आएगी। इसका मतलब साइन ए अपॉन साइन आर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। तो दो लॉ आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। पहला लॉ तो क्या है, ये रिफ्लेक्शन वाले लॉ से मिलता जुलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपके एक ही प्लेन में होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पहली। दूसरा, एंगल जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर। इनका जो रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है जब आपके कलर ऑफ लाइट एंड पेयर ऑफ मीडिया आप क्या रखते हो, सेम रखते हो, फिक्स रखते हो। ये चीज, इस लॉ को एक नाम दिया गया। इस लॉ को क्या नाम दिया गया, अक्सर एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन आता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे तो दोनों लिखने हैं, और एग्जाम में स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे तो ये वाला लिखना है। समझ में आएगी बात। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन एग्जाम में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे तो दोनों लिखने पड़ेंगे। लेकिन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे तो आपको ये सेकंड वाला जो लिखा हुआ है ये लिखना है। गॉट इट एवरीबॉडी, ऑनलाइन वाले सभी को बात समझ में आ गई मेरी। यस, आवाज नहीं आई मुझे। माइक ऑन करके थोड़ी देर रुक करके बोला करो। तुम तुरंत माइक ऑन करके बोलते हो ना तो माइक बेचारा सेंसिंग ही नहीं कर पाता है। आवाज नहीं आ रही मानस। हमारे इसमें प्रॉब्लम है या मेरे इसमें प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट, ये इसको हम लिखा कैसे जा सकता है, इसको तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट बना, इस कांस्टेंट को एक नाम मिला, इस कांस्टेंट को बाद में क्या मिला, नाम मिला। अब वो नाम जो था वो था आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट में फिक्स पेयर ऑफ मीडिया के लिए जब ये वैल्यू कांस्टेंट आती है तो इसको एक नाम दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंबल इसका जो है कई किताबों में आप देखोगे तो इसको ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का, हाँ, और कहीं पर आपके ये इस तरीके से भी दे दिया जाता है। कुछ किताबों में ऐसे मिल जाएगा, कुछ किताबों में आपको ऐसे मिल जाएगा। आपकी किताब में किस तरीके का है, यू वाला? हाँ, तो आप देखें ये इस तरीके का सिंबल आपके बुक में यूज हो रहा है।
ठीक है, सही तो यही है इसका एक्चुअल तो, बट ये कुछ किताबों के अंदर ये नीटा टाइप का दिया जाता है, ये आपके म्यू टाइप का है, ये इसको म्यू पढ़ते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये क्या चीज होती है? किस चीज को बताता है? इट शोज सम प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने वाली चीज है। आखिर ये वैल्यू दो मीडियम के बीच में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तब ये वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो ये वैल्यू क्या बताती है? ये वैल्यू किस चीज को इंडिकेट करती है वो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब यहां पर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। जब भी लाइट आपके इस मीडियम से, मान लो मीडियम ये M1 मीडियम है, नीचे की तरफ M2 मीडियम है, लाइट M1 मीडियम से आ रहा है और फिर आपके ये मान लिया हमने नॉर्मल, यहां से ये लाइट इंसिडेंट करके आपके मान लो ये बैंड हो जाता है और इस तरफ चला जाता है। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। मीडियम M1 से मीडियम M2 में लाइट आई और बैंड किस में जाके हुई है? बैंड किस में जाके हुई है? मीडियम 2 में। तो यहां ये माना गया कि ये जो वैल्यू आती है ये बेसिकली इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम 2। ये मीडियम 2 की प्रॉपर्टी को बताता है। और कौन सी प्रॉपर्टी को? रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि मीडियम 2 जो है वो लाइट को कितना बैंड करने की क्षमता रखता है, ये उसको इंडिकेट करने वाली वैल्यू है। वैल्यू अगर ज्यादा है तो समझ जाइए लाइट यहां पर ज्यादा बैंड होगी, और वैल्यू कम है तो भी समझ जाइए आपके क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब कुल मिला के ये बताएगा क्या आपके? ये बताएगा क्या? प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को ये क्या करता है? शो करता है, उसमें ज्यादा है या कम है। अब यहां पर ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम ऊपर कौन सा है, क्योंकि लाइट उसमें से आ रही है तो मीडियम M1 के रिस्पेक्ट में M2 का रिफ्रैक्शन करने का जो प्रॉपर्टी है वो कितना है। बेसिकली क्या चीज बता रहा है? ये जो वैल्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि M2 वाला मीडियम M1 के रिस्पेक्ट में लाइट को कितना बैंड करता है। ये उस चीज को इंडिकेट करने वाली एक वैल्यू बनी। इसको नाम दे दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल दे दिया गया ये म्यू। अब ये जो है तो आप इसी तरीके से, जैसे आपकी लाइट जो है मान लो एयर से लाइट आ रही है ग्लास में, लाइट यहां से आई और लाइट इसमें जाके बैंड होगी, बराबर। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला? पहले तो मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा इसमें? ग्लास का, क्योंकि लाइट एंटर बाद में कहां हो रही है? ग्लास में, और बैंड भी ग्लास में जाके हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ग्लास का। इसको मैं कैसे लिखूंगा? यहां लिख देता हूं इस तरफ। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है? लाइट कौन से मीडियम से आ रही है? एयर से। तो इट विल बी कॉल्ड योर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये लिखने का मतलब ये होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और सीधा सीधा क्लियर मीनिंग है, एयर से लाइट आ रही है और ग्लास में आके बैंड हो रही है। ठीक है, समझिए। अब इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही साइन आई अपॉन साइन आर लेना पड़ेगा। ये लूंगा मैं। साइन आई कौन से मीडियम में आएगा? एयर या ग्लास में? एयर, क्योंकि लाइट एयर से आ रही है। तो आपके जो भी एंगल एयर में बना है वो यहां ऊपर लिखना है। और साइन आर का मतलब एंगल इन ग्लास मीडियम। लाइट जब बैंड होकर के ग्लास में जाती है तो वहां क्या एंगल बन रहा है, वो एंगल आपके आर की जगह लिखना है। तो ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आपका आर है। यहां लिखोगे, रेशियो आ जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया?
क्या कैलकुलेट किया इससे? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट किया, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट। व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मान लो लाइट एयर और ये ग्लास, लाइट पाथ तो यही है, पाथ तो यही है, लेकिन ये हो गया, क्या हुआ? मैंने अब की बार लाइट कहां से किस में जा रही है? अब मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल, पहले तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? एयर का निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? बराबर। अब साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये तो फिक्स है भाई, ये तो बदलने से रहा। अब इसमें ये एंगल 1 और ये एंगल 2, बताओ आई की जगह कौन सा एंगल, 2 की जगह कौन सा एंगल, आर की जगह कौन सा एंगल? मतलब लाइट जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम में इंसिडेंट बनता है। तो लाइट ग्लास से आ रही है, तो अब की बार आपका आई इधर है और लाइट जा किसमें रही है? एयर में, तो आर आपका इधर है। तो हमेशा ये मत पकड़ लेना, सर ने तो हमेशा आई ऊपर वाले में बताया था और आर नीचे है। ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है, लाइट जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम में बनता है एंगल आई, और जिस मीडियम में जाके बेंड होती है उस मीडियम में जाके बनता है एंगल आर। तो यहां पर आपके ये जो साइन जो है एंगल 2 यहां आ जाएगा, और आपके साइन ऑफ एंगल 1 ये यहां आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये आपका आर इधर है और आई इधर है। देखो चीजों को समझना, रटना नहीं है कि सर ने ये बस ये फॉर्मूला बता दिया हम तो रट के घर चले गए, काम खत्म। इसमें क्वेश्चनों को घुमाया जाता है, कंडीशनें बदली जाती है। चलिए यहां पर मुझे मान लो ये आपके ग्लास और ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया थीटा जी, ये हो गया थीटा डब्ल्यू, बराबर। अब बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकला? वाटर का, क्योंकि लाइट बैंड किस में जाके हो रही है? किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट। क्लियर? इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर आता है, तो साइन आई बताओ कौन सा है? साइन थीटा जी अपॉन साइन थीटा डब्ल्यू। मतलब रटना नहीं है, ये चीज समझो, हाथों हाथ बनाना है, जैसा क्वेश्चन दिया है उस तरीके से क्रिएट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है उसी को कहा गया है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में लाइट जाकर के क्या होती है? बैंड होती है, और उसके रिस्पेक्ट में माना जाता है जिससे लाइट आ रही है। क्लियर? साइन आई हमेशा इंसिडेंट मीडियम में क्रिएट होता है और साइन आर हमेशा आपके रिफ्रैक्शन वाले मीडियम में क्रिएट होता है। क्लियर? अब यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये वैल्यू निकाल ली, लेकिन इस वैल्यू को निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये कि अब भाई थीटा की जगह 30 डिग्री हो तो हमारे लिए ठीक है, 45 डिग्री हो तो हमारे लिए ठीक है, आपके 60 डिग्री हो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन जब ये एंगल 20 डिग्री आ जाए, 41 डिग्री आ जाए, 50 डिग्री आ जाए, ऐसे में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हालांकि निकालने का तरीका होता है, इसका एक टेबल आता है, साइन के एंगल्स का क्या आता है? एक टेबल आता है जिसमें हर एंगल की वैल्यू लिखी हुई होती है। या तो वो टेबल लेके बैठो आप तो पॉसिबल है, तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट किया। थीटा वाला थोड़ा टेढ़ा है, आपके थीटा वाले क्वेश्चन भी कम आते हैं, नहीं आते, क्योंकि उसमें फिर जो एंगल बनते हैं उस एंगल की या तो उस क्वेश्चन में वैल्यू देनी पड़ती है उसको, या फिर वो आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं देता। अब अगर मैं एंगल से नहीं निकालूंगा तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे निकालूंगा? कोई दूसरी चीज है मेरे पास? बताओ जरा। अगर मुझे ये कहा जाए कि साहब एंगल यूज नहीं करना है, फिर भी आपको
जिस मीडियम में जाके लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो आप। बताइए भाई कैसे निकालेंगे? इज देयर एनी कंडीशन? है क्या कोई कंडीशन? वास्तव में रिफ्रैक्शन किस चीज के बदलने पे हो रहा था? मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम में जब वो अलग अलग मीडियम में जाता है तो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी लाइट की बदल रही है, वो क्या बदल रही है? उसकी स्पीड बदल जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या लिया? स्पीड को यूज करो। और इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने ये एंगल यूज किए, वैसे ही एयर के अंदर लाइट की स्पीड VA, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड VG। यहां पर भी आप ले लो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास VG, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास VW। यहां पर आप ले लो VA और यहां पर वेलोसिटी हो गई VG। अब बताओ, अगर मैं एंगल से ना निकालूं तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू आपके इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड साइन I ऊपर है तो इसी की स्पीड लो VA अपॉन साइन R। साइन R मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव मीडियम वो कौन सा है? ये वाला है। इसमें स्पीड क्या है? VG। आप इससे निकालो। एक वेलोसिटी का रेशियो भी अगर आप निकालते हो तो उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। आपको एंगल वाले में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बताओ मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसमें किसका निकलेगा? वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बताइए क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? VG इंसिडेंट मीडियम ऊपर आता है और रिफ्रैक्टिव मीडियम नीचे, तो ये VW बराबर। निकालो, सॉल्व। क्वेश्चन में आती है कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ये है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड ये है, बताओ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ठीक है, यहां पर बताओ। VAG क्या बनेगा? इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? अरे A में जाके बैंड हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो A का निकलेगा, और G से आ रहा है, ग्लास से आ रहा है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में निकलेगा। हाँ, तो ऊपर आ जाएगा VG अपॉन VA। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो यहां और यहां जो लिखा है, तो जो बाद में लिखा होता है जिसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है उसकी वेलोसिटी ऊपर आती है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उसकी वेलोसिटी नीचे आती है। समझ आएगी बात? ये ध्यान रखना है। मैं आपको ऐसे डायरेक्ट दे दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसा है VG अपॉन VT। अब मेरे को डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सीधा समझिए कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसकी वेलोसिटी कहां रख दो? ऊपर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे। ठीक है, उसमें लाइट की वेलोसिटी नीचे रखनी है। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अभी जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ये सब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, कंपेयर करके निकाला जा रहा है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के कंपैरिजन में ये है, रेस्पेक्ट में है। मतलब कोई ना कोई आपको दूसरे मीडियम को एक हेल्प लेकर के या उस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकल रहा है। लेकिन ऐसे तो एक ही मीडियम के बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएंगे। अब ग्लास को एक बार एयर के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, एक बार ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, एक बार ग्लास का ऑयल के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, एक बार ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। मतलब आप तो एक ही चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? लाइट को अलग अलग मीडियम से एंटर करवाओ उस मीडियम में। तो यहां तो फिर ये हो गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको वैल्यू मिल रहा है इसमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी माने? इतने सारे मीडियम के रेस्पेक्ट में आप निकालो तो कोई तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जो आपको, मान लो मुझे अब
refractive index of glass with respect to water, refractive index of glass with respect to air, refractive index of glass with respect to डायमंड, ये आपने ले लिया। एक दूसरा लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आपने किया, और सॉरी ग्लास नहीं, वाटर। मतलब यहां मैंने वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले बहुत सारे, यहां मैंने ग्लास के निकाले। अब बताओ, मैं डायरेक्ट ग्लास और वाटर को कंपेयर करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि ग्लास और वाटर में आपस में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। अब यहां कंपैरिजन में कैसे करूं? यहां पर भी 3 वैल्यू आ रही है, यहां पर भी 3 वैल्यू आ रही है। मान लो मैं वैल्यू को थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं ऐसे ही, ठीक है। ये मैं वर्चुअल वैल्यूज लिख रहा हूं, कोई ऐसी होती नहीं है। मान लो ये आ गई 2, ये आ गई आपके 5, ये आ गई आपके 10, ठीक है। यहां पर आपने निकाली I3, यहां आई आपके मान लो 4, यहां आ गई आपके मान लो 2, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की मुझे वैल्यू मिली। अब मुझे बताओ, जब मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं कैसे बताऊंगा कि ग्लास और वाटर में हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? क्योंकि यहां पर वैल्यूज आप देख लो, ये 2 इधर भी आ रही है, 2 इधर भी आ रही है, आपके इधर 5 आ रही है, इधर 4 आ रही है। मतलब एक तरीके से आपस में जो ये वैल्यू है, कई जगह ये आपस में बराबर आ रही है, कई जगह आपस में एक दूसरे से ऊपर नीचे आ रही है। यहां तो फिर क्या हो गया, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो मुझे कोई स्टैंडर्ड एक बनाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड के रूप में जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करो, किसी एक मीडियम को स्टैंडर्ड मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में सबका निकाल करके आप उनको आपस में क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। वो इन्होंने क्या बनाया, एयर को बनाया, एयर या वैक्यूम को। इसको एयर या वैक्यूम को, क्योंकि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होती है। तो जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, तब आपके वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि वो रिलेटिव है, वो भी एक तरीके का किसी के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, तो है क्या, वो भी आपका रिलेटिव है। लेकिन उस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो एयर के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, उसे एक नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? आप जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो वो सब होते तो क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम जितने निकालते हैं सब रिलेटिव है, क्योंकि हर एक को किसी न किसी के कंपैरिजन में निकालना पड़ता है। लेकिन इसी के अंदर से आपके एक को हमने क्या बना लिया, एक को हमने क्या बना लिया, एब्सोल्यूट। और वो कौन सा वाला, जिसमें रेफरेंस रिस्पेक्ट में कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। तो एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है, वही मेरा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। उसे स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे हम। क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड। अब बताओ, मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो मैं इनमें से स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में कौन सी वैल्यू चूज करूंगा? इसके लिए ये वाली और इसके लिए ये वाली, बराबर। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब इनका आपस में कंपैरिजन करके मैं ये बता सकता हूं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कौन ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, कौन कम रिफ्लेक्शन करता है। दिख रहा है मुझे, वाटर जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दिख रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिख रहा है। मतलब ये लाइट को ज्यादा कम बेंड करता है, जबकि कंपेयर टू दिस ग्लास जो है वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला तो क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज है, ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन छोड़ दें तो अब हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या बनी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको देखो डिफाइन करना भी सिखा देता हूं आप लोग। देखो बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन को पढ़िएगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला हम लोग देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब आप सोच लिए कि M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, M2 के। आप इसको उल्टा लिखना चाहो तो ऐसे भी, आपकी इच्छा, ऐसे कर दो। अब इससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, M2 का M2 के रिस्पेक्ट में, मतलब M1 से लाइट आ रही है और जा किस में रही है, M2। इसका मतलब ये हुआ कि M2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, M1 के। मतलब लाइट का आने का डायरेक्शन M1 से बताओगे और बेंडिंग कहां बताओगे, M2 में। यहां आएगी वेलोसिटी V1 जो मीडियम 1 में वेलोसिटी होगी लाइट की, और यहां आएगी वेलोसिटी V2। बराबर है ये चीज। तो आपके, अब आप देखें इसमें डेफिनेशन आगे क्या बनेगी, relative refractive index of M2 with respect to M1 is the ratio of velocity of light in, बताओ ऊपर किसका मीडियम लिखूंगा, M1 या M2 का। देखो ये M1, नीचे M2, लाइट आ रही है M1 से V1 और लाइट जा रही है इसके अंदर। बताओ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इन लाइट इन मीडियम, कौन से मीडियम का ऊपर लिखा जाएगा, बताओ ऊपर कौन सा आता है, ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में होता है मीडियम 1, क्या लिखा जाएगा, मीडियम 1। अब इसको M1 लिख दो ऐसे। मीडियम 1 के अंदर की वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ में लिया जाएगा, टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर। ये देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम M1 is the ratio of velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2। देखो फॉर्मूला बना था इसका, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2। मैंने इस फॉर्मूले को डिफाइन किया और कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। अब आप देखो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन, इस फॉर्मूले को पढ़ो आप, तो डेफिनेशन तैयार। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही है। अगर मैं ये बदल देता, अब क्या हो जाता, ये बदल जाते, बदलते कि नहीं बदलते, क्या बनता, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझे बात। मैं इसकी डेफिनेशन और किसी दूसरी चीज के लिए कर लो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम टू द वाटर मीडियम, क्या हो जाएगा, ये बनेगा। बनाओ फिर से फॉर्मूला, क्या लिखा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाटर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास। ये हो गया, समझ नहीं बात। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब ये डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बनाए, करना कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था उस फॉर्मूले को डिफाइन करो, ठीक है, यही बात। अब इसी के अंदर मैं रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट लिख दूं। अब बताओ क्या लिखूंगा, एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब देखो यहां कोई भी मीडियम हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू
ये इतना लिखने की जरूरत नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया मतलब क्लियर है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ऐसे लिख दो, एनी मीडियम is the ratio of velocity of light in air। रिस्पेक्ट वाला मीडियम कौन सा बन जाएगा हमेशा? एयर। टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम के लिए आप निकाल रहे हो उसी मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी को आपको देखो। देखो फॉर्मूला क्या बना, जैसे बताइएगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ velocity of light in air upon velocity of light in that medium। समझ बात? देखो सब समझना है, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये एब्सोल्यूट की। क्यों बनी? क्योंकि कंपैरिजन किससे किया गया है? एयर से। मैंने यहां पर लिखा कुछ नहीं है रेस्पेक्ट में। जब रेस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा होता है तो एयर ही माना जाता है। क्या माना जाएगा? एयर। अब देखो मैं यहाँ एयर बोल रहा हूं तो आप साथ साथ ये समझिएगा एयर या वैक्यूम। क्या बोलेंगे इसको? एयर या वैक्यूम। कई बार एयर की जगह डेफिनेशन वैक्यूम के साथ आती है, बात वो एक ही है। क्लियर चीज? सभी को ऑनलाइन वाले समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं लिखवा देता हूं ये। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है वो समझ में आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। भेजूंगा मैं आप लोगों को, तो भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। बट पहले आप लोग, मैंने अभी जो न्यूमेरिकल भेजे थे वो कल सॉल्व करके, कल आपकी क्लास इसी समय इस टाइम पे रहेगी, ठीक है ना? तो सभी को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके अटेंड करनी है क्लास, नहीं तो फिर अब थोड़ा स्टिकनेस दिखानी पड़ेगी मुझे। चलिए, सो